नमस्कार सभी साथियों को आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। करंट अफेयर देखने वाले हम 11 अप्रैल का। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। साथ के साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अहमद अबुल गैत को, नबील फहमी को, अमर मूसा को या मोहम्मद अब्दुल्ला को? तो किसको नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? क्या सही आंसर होने वाला है इसका? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, नबील फहमी। ठीक है, अगर हम बात करें अरब लीग से रिलेटेड कुछ बात देखते हैं तो अरब लीग जो है, अरब लीग की स्थापना कब होती है? 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1945 में होती है। इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं इसके? इसके सदस्य देश है 22 अरब देश हैं। कितने? 22 अरब देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कायरो के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अरब देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक ना पर्पज यानी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अरब देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना किसके बीच में? अरब देशों के बीच में। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। सदस्य देश इसमें कितने? 22 अरब देश है। इसका मुख्यालय है कायरो के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 12 अप्रैल। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। हर वर्ष 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है। यह दिन जो मानव अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की याद में मनाया जाता है। ये दिन है जो मानव अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की, मानव अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की याद में ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को हर साल। 12 अप्रैल को क्या हुआ था कि 12 अप्रैल 1961 के अंतर्गत सोवियत अंतरिक्ष यात्री था एक, जिसका नाम था सोवियत अंतरिक्ष यात्री। उसका नाम था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन उसने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी।
उनका अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक 1। किस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? अंतरिक्ष यान का नाम था वोस्टॉक 1। ठीक है, ये पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान थी जिसकी याद में हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। तो मानव अंतरिक्ष जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसकी उपलब्धि को सम्मान देने के लिए, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति को याद करने के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन है जो मनाया जाता है। ये जो दिन है किसने घोषित किया था? ये यूएन के द्वारा घोषित हुआ है। ये द्वारा घोषित यूएन के द्वारा घोषित हुआ है। और यूरी गागरिन जो है सोवियत संघ यानी रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल को यूरीज नाइट भी मनाया जाता है। क्या 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यूरीज नाइट। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आर्टेमिस सेकंड मिशन किसने लॉन्च किया है? ईएसए, आईआरएसओ, नासा या सीएनएसए? किसने लॉन्च किया है आर्टेमिस सेकंड? तो हम पहले देखेंगे शायद इसको कि आर्टेमिस सेकंड अभियान है जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर है इसका नासा। आर्टेमिस सेकंड मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का ये दूसरा चरण है जिसका उद्देश्य है कि मनुष्यों को फिर से चंद्रमा के आसपास भेजना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर इसमें देखें तो ईएसए कहाँ की है? यूरोपियन एजेंसी है। ये कहाँ की है? यूरोपीय एजेंसी है। इसरो भारत की है ही। ठीक है, सीएनएसए है चीन की। ठीक है, नासा है यूएसए की, इसरो इंडिया की है ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्माण कार्य के लिए ओक, बांज, पेड़ों की कटाई पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है? दिल्ली उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय? किस उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्यों के लिए ओक एवं बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्माण कार्यों के लिए जो ओक है उसके पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में मिट्टी को स्थिर रखने में मदद करता है। ओक का पेड़ जो है जल संरक्षण भूमिका इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैव विविधता के मामले में भी इसका पूर्ण सहयोग होता है। पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता, तो इसलिए इसके कटाई पर रोक लगा दी। न्यायालय ने एक निर्णय देने का जो इसका उद्देश्य था न्यायालय का वो ये था कि अनियंत्रित जो निर्माण गतिविधियां चल रही हैं उनको नियंत्रित किया जाए, वन संरक्षण उनको बढ़ावा दिया जाए और साथ के साथ ही पारिस्थितिक जो असंतुलन बना उसको रोकने की कोशिश की जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या है उनको कम किया जाए, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। जिससे मिट्टी अगर वहाँ से निकलने लगेगी तो वहाँ पर भूस्खलन की समस्याएं हैं जो बढ़ने लगेंगी। ठीक है, तो हम बात करें जैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो वह देहरादून है। ठीक है, एक हमारा है ये हिमालयी राज्य उत्तराखंड और इसमें काफ़ी इसका जो एक हिस्सा है काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो वन क्षेत्र से भी ढका हुआ है। ठीक है, इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि CESCR के लिए हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुषमा स्वराज को, प्रीति शरण, निर्जा चौधरी या रेखा शर्मा? ऑप्शन भी कैसे बनाए इन्होंने यार। अच्छा ठीक है, तो
एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन है तो। ठीक है, CESCR के लिए किसे नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CESCR ये क्या है? ये है कमेटी 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 ऑन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कल्चरल राइट्स कल्चरल राइट्स क्या? CESCR। ठीक, तो किसी ने कैसे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या? प्रीति सरन। प्रीति सरन को हाल ही में CESCR का CA नियुक्त किया गया। CESCR के लिए नियुक्त किया गया प्रीति सरन को। है ना, ये जो है CESCR जो है किसके अंतर्गत काम करती है? ये काम करती है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके अंतर्गत काम करती है, ये काम करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों की निगरानी करना, सदस्य देशों की रिपोर्ट की समीक्षा करना और मानवाधिकार उल्लंघनों पर सिफारिश देना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये चीज आप बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप कमेंट में देंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर सिंह को, अक्षय कुमार को, रणबीर कपूर को या विक्की कौशल को? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर या विक्की कौशल? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणवीर सिंह। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है उसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह रणवीर सिंह रणवीर सिंह रणवीर सिंह को पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक है, जो जिंदल स्टेनलेस स्टील बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है भारत की। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माण, रेलवे, घरेलू उपकरण आदि में होता है। कंपनी का फोकस मेक इन इंडिया और औद्योगिक विकास पर है। ठीक है, तो इसको देखते हुए कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता रणवीर सिंह को चुना है और उनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत अगर देखें तो भारत दुनिया के प्रमुख स्टील उत्पादक देशों में से एक है। भारत की प्रमुख स्टील कंपनी है जो ना, प्रमुख स्टील कंपनियों की अगर बात करें भारत की प्रमुख स्टील कंपनी कौन कौन सी हैं, तो स्टील कंपनियों में प्रमुख नाम आता है जिंदल स्टील का। तो इसमें आता है सेल है, टाटा स्टील है और एक ये अपना जिंदल स्टील है। इसका प्रमुख नाम यहाँ पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि COP33 2028 की मेजबानी से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका? तो COP33, कॉफ का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉफ का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028 इसके मेजबानी से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा भारत।
भारत ने अपना नाम वापस ले लिया। COP33 जलवायु परिवर्तन पर, ये किस पर आयोजित होती है? जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट बैठक होती है, जिसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत होता है। ठीक है। 2028 में होने वाले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 की मेजबानी को लेकर भारत का नाम चर्चा में था, लेकिन भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। अगला सवाल देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोची, पणजी, मुंबई या चेन्नई? कहाँ पर हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा आपका पणजी। सही आंसर आपका क्या होगा? इसका पणजी होगा। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस 2026, इसका उद्घाटन पणजी में किया गया है। ये जो सम्मेलन है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA के भारत क्षेत्र जोन 7 के तहत आयोजित होता है। इसका उद्देश्य था संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना, विभिन्न राज्यों के विधायकों के बीच के सहयोग बढ़ाना, गुड गवर्नेंस और नीति निर्माण पर चर्चा। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी CPA की? CPA की स्थापना कब हुई है? CPA की स्थापना होती है 1911 में। ठीक है। और अभी गोवा की जो राजधानी है पणजी, इसमें इसका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7वां जो सम्मेलन है उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कैग रिपोर्ट के अनुसार 315 झीलें किस क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार 315 झीलें कहाँ पर विलुप्त हो चुकी हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा बताएं आप। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कैग की रिपोर्ट के अनुसार कैग का फुल फॉर्म क्या है? कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 315 झीलें हैं वो विलुप्त हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत। विलुप्त या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। झीलों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण क्या है? अनियंत्रित निर्माण और अतिक्रमण, जल स्रोतों का प्रदूषण, ग्लेशियर का पिघलना, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इस पर हो सकता है, और है प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली का बाधित होना। तो जम्मू कश्मीर को झीलों और पर्वतों की भूमि कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को झीलों और पर्वतों की जम्मू कश्मीर को झीलों और पर्वतों की भूमि कहा जाता है ना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें थी? प्रमुख झीलों में अगर देखे तो डल झील है, वुलर झील है। ठीक है। और भी बहुत सारी झीलें यहाँ पे। ठीक है। डल झील है, वुलर झील है। तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कैग की रिपोर्ट के अनुसार 315 झीलें जो तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरोग्य वन पहल किसने शुरू की है?
आरोग्य वन पहल किसने शुरू की? पर्यावरण मंत्रालय, NHAI, इसरो या नीति आयोग। तो किसने शुरू करी है आरोग्य वन पहल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जल्दी बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा कि आरोग्य वन पहल किसने शुरू करी है? आरोग्य वन पहल किसने शुरू करी है? तो आरोग्य वन पहल शुरू करी है NHAI ने। किसने शुरू करी है? NHAI ने। NHAI ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किसने शुरू करी है? NHAI ने। NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसने शुरू करी है आरोग्य वन। क्या? आरोग्य वन, AROGY, आरोग्य वन, इसने शुरू करी है। ठीक है। आरोग्य वन पहल में क्या है ना कि एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहल है ये। इसमें हाईवे के किनारे पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। यात्रियों को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण प्रदान किया जा सके। इसका उद्देश्य है कि सड़क निर्माण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, पर्यावरण प्रदूषण उसको कम किया जाए, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाए और हरित राजमार्ग की अवधारणा को मजबूत किया जाए। ठीक है। तो इसमें एक चीज को लागू करने की कोशिश की गई है, ग्रीन हाईवेज पॉलिसी। इसको लागू करने की कोशिश की गई है। ये पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके लक्ष्य से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आरोग्य वन ये पहल किसने शुरू करी है? ये शुरू करी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI ने। तो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया? रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद? कहाँ पर आयोजित किया गया? रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। रण संवाद 2026 ट्राई सर्विस सेमिनार, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन होता है बेंगलुरु के अंदर। तो ये त्रिसेवा सेमिनार है जिसमें क्या था, जिसमें किस किसने भाग लिया? भारतीय सेना ने भाग लिया। सर्विस मतलब भारतीय सेना ने भाग लिया, नौसेना ने भाग लिया और इसके साथ ही वायुसेना। ठीक है। जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक और तकनीकी समन्वय पर चर्चा की गई। ठीक है। सेमिनार का उद्देश्य था कि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल, आधुनिक युद्ध तकनीकों पर चर्चा और साथ ही रक्षा रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से ये सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा नवाचारों को बढ़ावा दिए जाने के ऊपर बल दिया। हम बात करते हैं तो भारतीय सशस्त्र बल, इसके 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? थल सेना, नौसेना और वायुसेना है। बेंगलुरु के बारे में देखें तो भारत का जो प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस केंद्र है, कौन सा? बेंगलुरु। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को रण संवाद 2026 त्रिसेवा सेमिनार आयोजित होता है कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन भी है, कि 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुई? 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुई? असम, केरल,
उत्तराखंड या पंजाब। तो किस राज्य में आयोजित होती है? इसका क्या सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आयोजित होती है 25वीं 25th 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 ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स ग्रुप चैंपियनशिप ये आयोजित होती है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर आयोजित होती है? उत्तराखंड के अंदर आयोजित होती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है जल क्रीड़ा यानी कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उनको बढ़ावा देना, खिलाड़ी को शारीरिक क्षमता का और कौशल को निखारना। ठीक है, आप जो विभिन्न राज्यों की टीम है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देना। हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड को क्या कहते हैं? देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है इसको। और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स हब भी कहा जाता है। अगर बात करें वो उत्तराखंड की राजधानी तो अभी देख के आए हम, देहरादून है। इसके जो उत्तराखंड में जो ऋषिकेश है और टिहरी जो है ये फेमस है जल क्रीड़ा के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट्स इसके लिए फेमस है। वाटर स्पोर्ट्स प्रसिद्ध है इसके लिए। वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube चैनल। और इसके साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम।